सभी को नमस्कार। आज के वीडियो में हम बात करेंगे शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट के प्रोसेस के बारे में। ध्यान दीजिए, मैंने ये नहीं कहा कि शेयर मार्केट क्या होता है, कौन से स्टॉक्स खरीदें या बेचें। उसके लिए तो अभी तक काफ़ी यूट्यूब चैनल्स और वीडियोस आपने देखे होंगे। लेकिन इन्वेस्टमेंट प्रोसेस क्या होता है, हमें बाई या सेल करने से पहले किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है और किन तरह की इन्फॉर्मेशन को हमें समझना होता है, ये आपने शायद ज़्यादा ध्यान नहीं दिया होगा या शायद कहीं नहीं पढ़ा होगा। लेकिन आज जो कि ये मेरा पहला वीडियो है तो मैं ग्राउंड लेवल से शुरू करूँगा। उसी तरह से ये वीडियो इन्वेस्टमेंट की दुनिया का नर्सरी क्लास का चैप्टर है। और ये वीडियो जो कि इस चैनल का पहला वीडियो होने वाला है, मैं चाहता हूँ कि मेरा हर सब्सक्राइबर और हर व्यूअर आके इस वीडियो को पहले ज़रूर देखे, ताकि हम सभी का ग्राउंड लेवल की इन्फॉर्मेशन एक बराबर हो और फिर हम उसके आगे जा करके एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और इसी तरह के डिस्कशंस आगे कर सकें। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो आइए शुरू करते हैं। किसी भी शेयर को बाई करना और सेल करना ये तो एक आखिरी एक्शन होता है कि भाई बटन क्लिक किया और बाई से या सेल कर लिया। लेकिन उसको करने से पहले आपको पूरा एक होमवर्क करना पड़ता है। आपको समझना पड़ता है कि आप क्या खरीद रहे हैं और आप क्या बेच रहे हैं। तो इस प्रोसेस को, इस एक्सरसाइज को मैं बोलता हूँ कि ये इन्वेस्टमेंट प्रोसेस होगा। और ये प्रोसेस मेजरली 3 स्टेप में हमें करना चाहिए, जो कि आप सभी ने सुन रखे होंगे। लेकिन आइए साथ में समझते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस और एक और थर्ड टाइप की एनालिसिस जो मैं वीडियो के आखिरी में आपको बताऊंगा। फंडामेंटल एनालिसिस, जो कि हम लोग कई बार सुनते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस करके इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, बट आइए समझते हैं ये होता क्या है। तो देखिए, शेयर किसी भी कंपनी का जो स्टॉक मार्केट में लिस्ट है वो उस प्राइस से बहुत ज़्यादा है। मतलब प्राइस तो सिर्फ उसका एक पार्ट है, 100 रुपये का या 1000 रुपये का, लेकिन उसके पीछे पूरी की पूरी एक बहुत बड़ी कंपनी खड़ी है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारा बिजनेस उस पर डिपेंड करता है। और उसको समझने को ही हम फंडामेंटल एनालिसिस बोलते हैं। एक कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस में मेरे हिसाब से कम ये 9 चीज़ें जो मैंने लिस्ट की हुई हैं, ये तो किसी भी इन्वेस्टर को समझना ही चाहिए, उसके बाद ही जाके इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन किसी भी कंपनी के साइज़ को दर्शाता है कि कंपनी छोटी है या बड़ी है। इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये इन्फॉर्मेशन किस लिए और कब हमको हेल्प होती है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन से हमारा रिस्क थोड़ा सा बैलेंस होता है। मैं समझाता हूँ कैसे। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि हम बात करते हैं 2 कंपनियों के बारे में, ठीक है। जैसे कि अभी मैं एक वेबसाइट पे हूँ, screener.in। इस वेबसाइट में आकर के आप जैसे ही किसी कंपनी का नाम सर्च करेंगे, आपको इस कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन इस वेबसाइट पे मिलेगी। तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन किसी भी कंपनी की मार्केट कैप बताई जाती है। तो यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं कि TCS जो कंपनी है, IT कंपनी, उसका मार्केट कैप 14 लाख करोड़ है। अब 14 लाख करोड़ की मार्केट साइज़ की अगर कंपनी है तो इससे क्या समझ में आता है, क्या ये एक बड़ी कंपनी है या एक छोटी कंपनी है। तो देखिए, ऐसा कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है, बट इन जनरल ऐसा माना जाता है और ऐसा समझा जाता है कि कोई भी कंपनी अगर 30,000 करोड़ से उसका मार्केट साइज़ बड़ा है तो वो कंपनी, और वो साइज़ उसका कंटिन्यूसली बड़ा है, मतलब काफ़ी कई सालों से वो उस साइज़ से बड़ी है, तब वो कंपनी एक लार्ज कैप में आती है। तो जो कि आप देख सकते हो ये 14 लाख करोड़ है, मतलब ये डेफिनेटली लार्ज से भी लार्ज, सुपर लार्ज कंपनी है ये, ठीक है। दूसरा डेफिनेशन ये कहता है कि अगर कोई कंपनी का मार्केट कैप 10,000 से 30,000 करोड़ के साइज़ का है तो वो कंपनी मोस्टली मिड कैप कैटेगरी की मानी जाती है। अब मिड कैप कैटेगरी की कंपनीज को आप लार्ज से छोटी समझ सकते हैं। फिर 10,000 करोड़ से साइज़ से जो छोटी कंपनी होती हैं उनको मोस्टली स्मॉल कैप कंपनी बोला जाता है, ठीक है। और अगर कोई उससे भी छोटी है, यानी कि 1000 करोड़ की कोई कंपनी है या उससे भी छोटी है, उसको मोस्टली माइक्रो कैप कंपनियां बोला जाता है। अब ये जानना ज़रूरी क्यों है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये मेरे रिस्क को बैलेंस करती है। तो हर जो कंपनी है वो अपने अपने टाइप के हिसाब से रिएक्ट करती है। एक लार्ज कंपनी जो कि वो इतनी बड़ी कंपनी है, वो स्लो ऊपर जाती है और स्लो नीचे आती है, लेकिन फिर भी कभी कभी उसमें बड़े झटके लगते हैं, 5% के, 10% के। जैसे अभी टाटा मोटर्स कुछ 8-9% डाउन हुआ था 2 दिन पहले। तो उस तरह से होते हैं, बड़े कंपनीज भी मूव होती है, लेकिन फिर भी उस इंटेंसिटी या उतनी ज़्यादा पुश के साथ या पुल के साथ प्राइस ऊपर या नीचे नहीं होता है। इसलिए हमको हमेशा एक रिएक्ट करने का टाइम मिलता है किसी भी लार्ज कैप कंपनी में। प्लस जो कि ये इतनी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे ही ये 10% या 20% नीचे आती हैं अपने टॉप से, नीचे बायर खड़े होते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन खड़े होते हैं जो कि इन कंपनियों को 15% 20% पे खरीदने के लिए खड़े रहते हैं। तो जैसे ही ये कंपनियां नीचे आती है, फटाक से बाइंग आती है नीचे लेवल से, और ये शेयर अपना एक अच्छा सा रेंज मेंटेन करके रखता है। वहीं मिड कैप जो होता है वो धड़ल्ले से एक झटके में 20-30% नीचे आ सकता है, 20-30% ऊपर भी जा सकता है। प्लस यहाँ पे इतने ज़्यादा बायर्स होते नहीं, जैसा कि मैंने बताया कि इनका मार्केट साइज़ कम होता है, मार्केट कैप कम होता है, इस वजह से ये मैनिपुलेट हो सकती है। बड़े इंस्टीट्यूटर्स या कोई ऑपरेटर इनको ऑपरेट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर और भी कोई स्मॉल कैप कंपनी है या इवन माइक्रो कैप कंपनी है, 10,000 से छोटी स्मॉल कैप, 1,000 से छोटी कोई माइक्रो कैप, इन कंपनियों को आप
ये मान के चले कि कभी भी कुछ सडन डाउनफॉल आता है या कोई मार्केट में एक्सटर्नल प्रेशर आता है, ये कंपनियां एक झटके में 20-25-30% करके एक हफ्ते में 50-50% नीचे आ जाती हैं और सिमिलरली 50-50% ऊपर भी चली जाती है। तो इसमें यूजुअली आपको एज एन इन्वेस्टर रिएक्ट करने का टाइम नहीं मिलता कि मैं अभी इसका पोजीशन कट कर लूँ या मैं इसको बाई कर लूँ, आपको टाइम नहीं मिल पाता है। लेकिन जो कि इसका साइज़ कम है, तो कोई भी ऐसा ऑपरेटर जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, जो खूब सारे शेयर्स खरीद के इसके प्राइस को ऊपर या नीचे कर सकता है, तो वो करता है। इसलिए आप देखेंगे जो स्मॉल कैप कंपनियां होंगी या जो माइक्रो कैप कंपनियां होंगी, उनमें सर्किट्स लगते हैं। सो इसीलिए मार्केट कैप जानना ज़रूरी होता है चाहिए। सेकंड फंडामेंटल एनालिसिस में आता है शेयर का ऑल टाइम चार्ट। अब ये क्या होता है मैं पहले आपको समझाता हूँ और उसके बाद हम इसकी इंपॉर्टेंस को समझेंगे। जैसे कि देखिए, कोई भी अगर कंपनी है, हमें गूगल पे जाके पहले उसके शेयर को देखना होता है। जब आप गूगल पे जाके उसका शेयर TCS शेयर प्राइस करके सर्च करेंगे तो आपको गूगल अलग अलग टाइम जोन के उसके चार्ट दिखाएगा। आप यहाँ पे मैक्सिमम चार्ट उसका सेलेक्ट करो। जैसे ही आप मैक्सिमम चार्ट शेयर का सेलेक्ट करते हो, मैंने इसको एज एन एग्जांपल लिया है ताकि हम इस कंपनी से समझ सकें और एक और कंपनी को देखेंगे ताकि हम कंपेयर कर सकें। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो शेयर है वो 20 साल पुराना है कम से कम, और 20 साल में ये नीचे से ऊपर की तरफ गया है। यानी कि एक टाइम पे इसका जो प्राइस था 120 रुपये था, अभी 3900 है। और इस ड्यूरेशन में 20 साल में ये शेयर ऊपर नीचे करके, लेकिन एट द एंड ये ऊपर की तरफ गया हुआ है और पूरा चार्ट ग्रीन है। इसको अपसाइड मूवमेंट हम कहेंगे और ये एक अच्छा साइन है। सो ये हो गया एक तरह का चार्ट पैटर्न। अभी हम एक और दूसरी कंपनी को देखेंगे ताकि हम कंपेयर कर सकें। मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया है रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड। ये अनिल अंबानी इनके प्रमोटर हैं, उनकी कंपनी थी ये। जब इस शेयर का आप मैक्स चार्ट देखोगे तो आप देख के सरप्राइज होगे कि ये भी कंपनी उतनी ही पुरानी है, करीब करीब 20 साल पुरानी। लेकिन एक टाइम पे ये कंपनी 400 रुपये की हुआ करती थी, एक टाइम पे ये पीक करके 800 रुपये तक के गई और फिर उसके बाद से ये नीचे गिरना शुरू हुई और आज ये 1 रुपये की हो चुकी है। यहाँ पे आप अगर नोटिस करोगे तो ये एक अलग ही तरह का चार्ट पैटर्न है, जो रेड कलर में जो रेड चार्ट पैटर्न है और ये डाउन ट्रेंड में है। इतने सालों के बाद भी ये कंपनी कभी भी जो अपने टॉप से ऊपर से नीचे आई, ये कभी भी नीचे से वापस रिकवर नहीं कर पाई। ये दो तरह के चार्ट पैटर्न है और ये मैं यहाँ बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि शेयर का ऑल टाइम चार्ट आपको देखना चाहिए। ये आपको सेफ्टी देता है। कोई भी ऐसा चार्ट जो कि कम से कम 10 साल पुराना हो वो कंपनी, कई बार ऐसा होता है कि नई कंपनी होती है तो उनका ट्रेंड अभी सेट नहीं हुआ होता है अपसाइड या डाउन साइड, तो उसमें उतनी क्लैरिटी नहीं होगी। लेकिन कोई भी कंपनी 10 साल से अगर ज़्यादा पुरानी है तो आप उसका ऑल टाइम चार्ट देखिए, और अगर वो रेड है तो डेफिनेटली ये एक बड़ा रेड फ्लैग है कि इस कंपनी से आपको बच के रहना चाहिए। हालांकि हम इसकी और बाकी फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, बट यहाँ पे इसने एक रेड फ्लैग दे दिया और मेरे हिसाब से यहाँ पे मैं उस कंपनी को छोड़ के आगे बढ़ूंगा। मैं उन कंपनियों में नहीं इन्वेस्ट करूंगा। देखिए, शेयर मार्केट में 5000 से ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने नाम सुना या मेरे दोस्त ने जो लिया या फैमिली ने किसी में जो खरीदा मैं वही खरीदूँ। तो मेरे हिसाब से मैंने जो मेरे ग्राउंड रूल्स रखे हैं मैं उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करूँगा। थर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडामेंटल एनालिसिस होता है रिजर्व और डेट। रिजर्व का मतलब होता है कि कैश जो कंपनी के पास है वो कितना है, राइट। सो ये जो कैश होता है ये एक तरह का सेविंग है जो कंपनी के पास है। ये हो सकता है कि ये पैसा वो कभी ना कभी आने वाले फ्यूचर में यूज़ करेंगे। हमें ये देखना होता है कि उनके पास कैश कितना है और उस कैश को यूज़ करने का उनके पास क्या प्लान है। कई कंपनियां होती हैं जिनके पास कैश बहुत होता है बट उनको यूज़ करने का आइडियाज़ नहीं होते, उनको यूज़ करने के लिए स्पेस नहीं होता कि मैं यहाँ पैसा लगा दूँ वहाँ पैसा लगा दूँ। कई कंपनियां होती हैं जो अपने रिजर्व को यूज़ करती हैं नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालने में, मशीन्स खरीदने में और अदर इन्वेस्टमेंट्स में। सो ये देखना हमें ज़रूरी होता है। उसी के साथ साथ हमें डेट देखना पड़ता है। डेट यानी कि सिंपल लैंग्वेज में कर्जा। सो कर्जा वैसे तो गलत नहीं है, बिकॉज कोई भी बिजनेस करने के लिए या इवन कोई भी छोटा बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के लिए कई बार आपके पास फंड्स नहीं होते और आप डेट लेते हो। ये डेट आप मोस्टली बैंक से लेते हो और इस पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है बैंक को। तो ये जो डेट है ये कोई भी कंपनी ने कितना ले रखा है, थोड़ा सा डेट है या बहुत सारा डेट है, उस पर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपने जो डेट लिया है वो आपको चुकाना होता है। तो आइए इसको भी एक एग्जांपल की तरह से देखते हैं, क्योंकि हमने जैसे TCS और रिलायंस की बात करी, रिलायंस कम्युनिकेशन की बात करी, हम उसी पे कंटिन्यू करेंगे। सो TCS को अगर हम देखें तो सेम screener.in पे हम उसका रिजर्व देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि TCS के पास 90,000 करोड़ का रिजर्व है और अगर डेट देखा जाए तो उसके पास 8,000 करोड़ का डेट है। यानी कि उसके पास कैश पैसा ज़्यादा है और कर्जा थोड़ा सा है 8,000 करोड़ के करीब। अगर ये कंपनी चाहे अपना कर्जा चुकाने के लिए तो वो एक दिन में कभी भी अपना रिजर्व से पैसा लेकर के डेट में वो अपना डेट क्लियर कर सकती है। तो इस तरह की कंपनी को हम एक अच्छी डेट टू रिजर्व रेशियो मानते हैं, जिसके पास एक अच्छा कैश है और जो डेट है, जो कर्जा है, वो उनके कंट्रोल में है। आइए समझते हैं रिलायंस कम्युनिकेशन को, क्योंकि जैसे कि हमने ऑलरेडी देख लिया था कि जो मेरा सेकंड ऑल टाइम चार्ट का जो फंडामेंटल एनालिसिस है उसने ऑलरेडी बता दिया कि ये कंपनी गड़बड़ है। लेकिन अगर आप इसको दोबारा से समझो डिटेल, तो यहाँ देखिए कैश इनके पास है ही नहीं, नेगेटिव है, उधार में पैसा ले रखा है। ठीक है, 80,000 करोड़ जो कि TCS के पास फुल कैश है वो इनके पास नेगेटिव में है 80,000 करोड़। उसके ऊपर से इनके पास 47,000 का डेट है। तो आप देखो करीब करीब इनके पास 1,30,000 करोड़ का इनका नेगेटिव कैश है।
तो आप समझ रहे हो कि इनके पास कितना ज़्यादा कैश नहीं है या कितना ज़्यादा कर्जा है, आप बोल लो। अब इसको ऐसे समझो, चलो कर्जा कई बार कंपनियां लेती हैं और उनको यूज़ करती हैं बिजनेस में, बट क्या ये चुका सकती हैं? क्या इनके पास कैश है चुकाने के लिए? नहीं, रिजर्व नहीं है इनके पास। अगर आप इसका मार्केट कैप देखो, जो कि मेरे फंडामेंटल एनालिसिस का पहला बुलेट पॉइंट था, मार्केट कैप इसका 400 करोड़ है। 400 करोड़ मतलब क्या? 400 करोड़ आप पूरी कंपनी अगर ये 400 करोड़ में बेच भी देंगे तब भी ये अपनी डेट को नहीं चुका सकते। सो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है ये समझना कि कंपनी का रिजर्व या डेट क्या है। ये भी पैरामीटर हमको सेफ्टी प्रोवाइड करता है कि एक्चुअल में अगर जितना ज़्यादा रिजर्व और जितना कम डेट, ये उस हिसाब से हमको कॉन्फिडेंस देता है कि हमें किस स्टॉक के साथ जाना चाहिए, किसको हमें अवॉइड करना चाहिए। अगला फंडामेंटल एनालिसिस होता है शेयर होल्डिंग पैटर्न। अब देखिए, शेयर होल्डिंग क्या होती है कि जितनी भी शेयर कंपनी ने रिलीज़ करी है आईपीओ के थ्रू या इनिशियल जो वो पब्लिक ऑफरिंग करते हैं, उस समय जब वो अपने शेयर्स को ओपन आउट करते हैं, तो ये शेयर कई ग्रुप्स में बंटता है। सबसे पहला ग्रुप होता है प्रमोटर, जो कि वो खुद होते हैं, यानी कि कंपनी के ओनर, कंपनी के जो फैमिली जो उस बिजनेस को चला रही है, या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो ग्रुप ऑफ चीफ ऑफिसर्स होते हैं जो कि कंपनी को रन करते होते हैं। तो ये होते हैं प्रमोटर जो कंपनी को ओन करते हैं। फिर आते हैं एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ये वो लोग हैं जिनके अपने ही फंड्स हैं। ये बड़े इंश्योरेंस कंपनीज़ या म्यूचुअल फंड कंपनीज़ या कैपिटल कंपनीज़ जो कि फॉरेन में बेस्ड हैं, आउट ऑफ इंडिया, और वो वहाँ से आके इंडिया की इन कंपनियों में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और जब वो कंपनी ग्रो करती है और वो स्टॉक का प्राइस नीचे से ऊपर जाता है, तो इन कंपनियों को एफआईआईज़ को फ़ायदा होता है एंड वो अकॉर्डिंगली अपने पैसे को जब मर्जी हो निकालते हैं, जब मर्जी हो उनके स्टॉक्स खरीदते हैं। सेम विथ थर्ड कैटेगरी इज डीआईआई, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। अब फर्क बस इतना है कि ये भी वही बड़े ग्रुप्स हैं, बट देन ये इंडिया बेस्ड डोमेस्टिक यानी कि घरेलू बेस्ड इन्वेस्टर्स हैं। ये भी वही म्यूचुअल फंड ग्रुप्स हैं, कैपिटल फाइनेंसिंग ग्रुप्स हैं जो कि बड़े अमाउंट में कंपनियों में पैसे इन्वेस्ट करते हैं। थर्ड, जैसे कि यहाँ पे फोर्थ यहाँ पे जैसे गवर्नमेंट का एक लाइन आइटम है, बट गवर्नमेंट हर कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करती, इसलिए हम इसको ज़्यादा नहीं डिटेल में देखेंगे। बट जो पीएसयूज होते हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स होती हैं, जो गवर्नमेंट की ओन की हुई कंपनीज होती हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के फुल स्टेक्स होते हैं, जो जैसे कि हम गवर्नमेंट कंपनीज में देखेंगे कई बार। सो वो वहाँ पे प्रमोटर होते हैं, वहाँ पे उन कंपनियों में गवर्नमेंट ही प्रमोटर्स होती है। लास्ट कैटेगरी आती है पब्लिक। ये पब्लिक आप हैं और हम हैं, जो 1 शेयर 10 शेयर या 100 शेयर खरीदते हैं, ये हम पब्लिक कैटेगरी में आते हैं। अगर आप देखोगे तो ये जो पब्लिक कैटेगरी में आने वाले ग्रुप्स हैं, राइट, ये थोड़े मात्रा में शेयर्स खरीदते हैं, ठीक है, और कई बार इन पे आप और हम भी उसी माइंडसेट से शेयर में इन्वेस्ट करते हैं कि 100 रुपये में खरीदेंगे, 200 का हो जाएगा, 400 का हो जाएगा, तो हम बेच के प्रॉफिट निकाल लेंगे। सो आप समझिए, ये जो ट्रांजैक्शन है, एफआईआई, डीआईआई एंड पब्लिक, ये सारे उसी माइंडसेट से इन्वेस्टमेंट करते हैं कि हम इन्वेस्ट करेंगे, प्रॉफिट होगा, हम प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। तो कंपनी को चलाता कौन है? कंपनी को चलाता है प्रमोटर। प्रमोटर का जो ग्रुप है, दे ओन द कंपनी, वो उस कंपनी को पूरी तरह से ओन करते हैं और कंपनी के सारे बड़े डिसीजन, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कौन सा प्लांट लगाना है, क्या मशीन्स लगानी है, वो सारे डिसीजन प्रमोटर्स लेते हैं। सो प्रमोटर्स सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैंड माने जाते हैं, उसके बाद एफआईआई और उसके बाद डीआईआई। जिन भी कंपनियों में इन तीनों का परसेंटेज ज़्यादा से ज़्यादा होगा, वो कंपनी उतनी ज़्यादा अच्छी और स्ट्रॉन्ग मानी जाएंगी। जैसे कि एग्जांपल हम फिर से वही टीसीएस की बात करते हैं। यहाँ देखो आप, टीसीएस यहाँ पे प्रमोटर ने 70% रखा हुआ है, एफआईआई 12% है, डीआईआई 10% है, टोटल मिला के मोर देन 90% तो इन 3 स्ट्रॉन्ग हैंड्स में ही है। पब्लिक के पास कितना है? ओनली 5%। सो यहाँ पे सारा का सारा मैक्सिमम शेयर होल्डिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग हैंड के पास में है। ये किसी भी शेयर का एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट होता है। वहीं हम कंपेयर करते हैं रिलायंस कम्युनिकेशन को, क्योंकि मैं अगेन वही एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ समझने के लिए, बिकॉज जो फैक्ट है वो स्क्रीन पे दिख रहा है। यहाँ पे प्रमोटर सिर्फ 1%, 1.8% का स्टेक्स अभी होल्ड कर रहा है। सो आप सोचिए, जो कंपनी का मालिक खुद अपने शेयर्स नहीं रख रहा है, तो वो अपनी कंपनी में क्या ही कॉन्फिडेंस कैरी करता है। चलिए ये तो ठीक है, बट क्या एफआईआई ने खरीद के रखा है? कुछ भी नहीं, ना के बराबर। मेरे को लगता है ये 1.1% तो कोई खरीद के भूल गया वाला टाइप है। डीआईआई 4%, बचा हुआ 92% पब्लिक लेके रखी है। पब्लिक कौन है? आप और हम जैसे नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर हैं जिन्होंने 92% रिलायंस कम्युनिकेशन के शेयर्स लेके रखे हैं। अब आप बताइए, पब्लिक तो सिर्फ शेयर खरीदती और बेचती है, कंपनी को चलाती तो है नहीं। तो कंपनी को चलाने वाले ने ही इस कंपनी को छोड़ दिया है, तो हम क्यों इस कंपनी में एंट्री करें? सो कमिंग बैक टू माई पॉइंट, व्हेन आई एम सेइंग दैट कि शेयर होल्डिंग पैटर्न इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म फंडामेंटल एनालिसिस के लिए आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न जानना जरूरी है। ये आपको सेफ्टी देता है प्लस कॉन्फिडेंस देता है। जितना ज़्यादा प्रमोटर को अपनी कंपनी में कॉन्फिडेंस होगा, आप भी उतने ही कॉन्फिडेंस से इस तरह के शेयरों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्लियर? नाउ हम समझते हैं अगले पैरामीटर जो कि थोड़े से अकाउंटिंग रिलेटेड है, बट हम समझने की कोशिश करते हैं और आगे के वीडियोज़ में भी मैं इनको और ज़्यादा डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। तो पहले देखिए ROC, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है कि जितना कंपनी ने कैपिटल यानी कि पैसा अपने बिजनेस में लगाया है, उसमें उनको कितना रिटर्न आ रहा है।
कहने का मतलब है अगर 100 रुपये लगाया है तो 100 रुपये लगा करके अगर 110 रुपये वापस आते हैं तो मतलब 10% इज ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 10% हुआ। 100 रुपये लगा करके अगर 120 रुपये आते हैं मतलब 20% ROCE हुआ। सो जब भी एक पॉजिटिव, और जितना ज़्यादा पॉजिटिव ROCE है उतना ज़्यादा उस कंपनी को अच्छा माना जाएगा। हालांकि ये जो नंबर है ये बदलते रहते हैं क्वार्टर बाई क्वार्टर, वो हमको ध्यान रखना पड़ता है और इसीलिए हम बार बार कंपनियों को एनालाइज करते हैं। सिमिलरली ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी, ये वो वाली बात हुई कि एक शेयर पे कितना इनकम जनरेट हो रहा है। आफ्टर टैक्स जो भी कंपनी इनकम जनरेट करती है तो वो कितने शेयर उसने मार्केट में उतार रखे हैं, उस हिसाब से ROE कितना है। ये दोनों पैरामीटर काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट होते हैं और ये स्टॉक सिलेक्शन में काफ़ी हेल्प करते हैं। OPM, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, इसको हम ऐसे समझते हैं कि जितना कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया उस साल भर में, लेट्स से, या उस क्वार्टर में, और उसको जनरेट करने के लिए उन्होंने जितना खर्चा किया, ऑपरेशंस में रॉ मटेरियल खरीदा, मशीन्स चलाए, मशीन्स खरीदे, एम्प्लॉयज़ को सैलरी दी, उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है वो होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। हालांकि ये हर कंपनी, हर इंडस्ट्री के लिए अलग अलग रेंज का होता है, लेकिन हमें ये समझना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि हमें इसको हर क्वार्टर या हर टाइम जब भी हम कंपनी का एनालिसिस करते हैं तो हमें ये देखना ज़रूरी होता है कि जो कंपनी ने प्रॉमिस किया था क्या वो उसी प्रॉफिट मार्जिन में डिलीवर कर पा रहे हैं या नहीं। जैसे कि सिंपल है, कोई भी ऐसी कंपनी जहाँ पे बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री रखनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा मशीनें लगानी पड़ती हैं, बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करने पड़ते हैं, वो कंपनियों के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा नहीं होते, 10%, 5-6% भी होते हैं। लेकिन जब कंपनियों में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता, जैसे कि IT कंपनीज हो गई कि भाई एक सिस्टम लगा दिया, एक ऑफिस ले लिया, एम्प्लॉयज़ रख लिए, सर्विस डिलीवर होगी, वहाँ पे आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखोगे कि 60-70% होता है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन NBFCs में आप देखोगे कि 80-90% तक के भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन होता है। तो हमें बस ये समझना होता है कि हम जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका नॉर्मल ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना होना चाहिए, और हमें हर बार ये देखना होता है कि हाँ भाई जितना होना चाहिए इतना ये बना रहे हैं या नहीं। इससे हमको काफ़ी कुछ समझ में आता है कि ये पैरामीटर जब आप देखते हो ROCE, ROE और OPM, तो अगर ये हमेशा अच्छे हैं और पॉजिटिव हैं, ये उस कंपनी की सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को बताते हैं कि हाँ कंपनी सर्वाइव कर रही है, दे आर डूइंग गुड। मतलब सिंपल सी बात है, आप बिजनेस करने उतरे हो पैसा बनाने के लिए, और ये वो पैरामीटर्स हैं जो ये दर्शाते हैं कि हाँ कंपनी पैसा बना रही है। ठीक है, ये हो गया मेरा फंडामेंटल एनालिसिस पॉइंट 5। अब अगर हम आगे देखें तो PE रेशियो, प्राइस टू इक्विटी रेशियो, ये बहुत ज़्यादा सुनने में आता है, कई बार लोग इस पर डिस्कशन करते हैं, बहुत ज़्यादा बातें होती हैं, लेकिन हम इसको बस इतना समझेंगे कि ये हमारे लिए वैल्यूएशन पैरामीटर है। वैल्यूएशन का हमें ध्यान सिर्फ तभी रखना होता है कि हम एंट्री एग्जिट कब कर रहे हैं। उसको कोशिश करते हैं कि क्या हमने ज़्यादा महंगा तो नहीं खरीद लिया, या क्या हमने ज़्यादा सस्ता तो लेने की कोशिश करते ही हैं, क्या हमने ज़्यादा महंगा तो नहीं ले लिया। तो उस समय हमें बस ये देखना होता है कि PE जो रेशियो है वो हमें ये दर्शाता है कि स्टॉक की वैल्यूएशन क्या चल रही है। कंपनी सारा कुछ अच्छा है, फंडामेंटल एनालिसिस हमने सब देख लिया है, लेकिन क्योंकि लेट्स से मार्केट में कोई बुल रन चल रहा है, कोई बड़ा न्यूज़ चल रहा है, तो प्राइस ज़बरदस्ती का ऊपर उठा हुआ है। वो उस समय का टाइम होता है जब प्राइस का, उस शेयर का PE काफ़ी हाई होता है, और वो सही टाइम नहीं होता है एंट्री करने का। लेकिन फिर भी आप कर सकते हैं अगर आपका फंडामेंटल एनालिसिस कॉन्फिडेंट है, आप कॉन्फिडेंट हो उस कंपनी में। लेकिन फिर भी थोड़ा और अच्छे से ऑप्टिमाइज़ करने के लिए हमारे प्रोसेस को हम PE को समझते हैं, स्टडी करते हैं, और अकॉर्डिंगली हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं। ये सारे पैरामीटर जो अभी तक आपने सुने, अगर आपको 1 साल से ज़्यादा हो गया स्टॉक मार्केट में और अभी तक अगर आपने इन चीज़ों को एनालिसिस नहीं करते हुए शेयर्स बाई और सेल कर रहे हैं, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज हम इस चैनल में आगे जाके इन्हीं पे बात करेंगे, बिकॉज पूरा फंडामेंटल स्टॉक मार्केट का एनालिसिस और स्टडी में ही है। आंख बंद करके शेयर खरीदा बेचा नहीं जाता, आपको उसमें उस लेवल की स्टडी करके इन्वेस्टमेंट करना होता है। फिर अब आगे बात करते हैं बचे हुए फंडामेंटल एनालिसिस, जो कि उतने ही इंपॉर्टेंट है जितना अभी तक के हमने जो भी पॉइंट्स डिस्कस किए। कॉर्पोरेट एक्शंस। कॉर्पोरेट एक्शंस यूजुअली क्या होता है कि जो भी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है वो कई तरह के इवेंट्स करती हैं, कई तरह के कॉर्पोरेट एक्शंस होते हैं, जैसे कि बोनस, शेयर का बोनस देना, 1 के बदले 5 शेयर देना, 1 के बदले 10 शेयर देना। स्प्लिट, वहाँ पे स्प्लिट में जो शेयर होता है वो डिवाइड हो जाता है, यानी कि एक शेयर डिवाइड होकर के 5 में बदल जाता है, या एक शेयर डिवाइड होकर 10 में बदल जाता है, 1:5, 1:2। फिर होता है बाईबैक। बाईबैक में कंपनी, जो प्रमोटर होते हैं कंपनी के, वो शेयर वापस खरीदते हैं, FII, DIIs और पब्लिक को ऑफर देते हैं कि जो अभी हमारा प्राइस चल रहा है, लेट्स से 4000, वो बोलते हैं कि 4500 में हम शेयर वापस खरीदना चाहते हैं, और वो ऑफर देते हैं। उसमें फिर कई पब्लिक और कई DII, FIIs जिनको भी जैसा सूटेबल लगे वो ऑफर एक्सेप्ट करके अपने शेयर वापस प्रमोटर को बेच देते हैं, वो होता है बाईबैक। और फिर होता है डिविडेंड। डिविडेंड यूजुअली एक तरह का बोनस या एक तरह का परसेंटेज होता है, जो कि हर साल में 1 बार या 2 बार इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड के नाम पे कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को देती है। ये जो एक्शंस हैं, ये देखिए, इस पे बेसिस करके आप शेयर खरीदते या नहीं, बेचते नहीं हैं। इसको समझने में बस आपको ये होता है कि ये कंपाउंडिंग इफेक्ट इनके ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। बोनस, स्प्लिट, बाईबैक, इनके जो है कंपाउंडिंग इफेक्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। बाईबैक में तो नहीं, बाईबैक में तो आप अपने शेयर बेच चुके होते हो, बट अदरवाइज इन दोनों के काफ़ी अच्छे मिलते हैं।
इसीलिए कॉर्पोरेट एक्शन समझना ज़रूरी होता है। लेकिन ये कौन सी कंपनी दे सकती है बोनस और स्प्लिट, क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं, ऐसे कौन से फीचर्स हैं किसी कंपनी के जिसको देख के आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि शायद कुछ सालों में, तुरंत तो नहीं बता सकते लेकिन 1 साल 2 साल 5 साल में ये कंपनी स्प्लिट या बोनस जरूर देगी। तो ये हम आगे जाके हमारे आगे की कई अलग वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे कि किस तरह की ऐसी कंपनियां हैं जो दे सकती हैं। ठीक है, फिर कुछ आते हैं कॉर्पोरेट एक्शन जैसे कि फंड रेजिंग। कंपनी कई बार क्या होता है, फंड रेज करती हैं, ये डेट नहीं होते, ये फंड रेजिंग होती है। कंपनी अपने से किसी पेरेंट कंपनी, अगर वो कंपनी किसी की सब्सिडरी है, वो किसी पेरेंट कंपनी से फंड लेती है या किसी बड़े इंस्टीट्यूशन से फंड लेती है अपने कैपेसिटी एक्सपेंशन को लेकर या किसी और वजह से भी। हमें ये देखना होता है कि कंपनी ने जो फंड्स लिए हैं वो किस लिए लिए हैं और उनका इस्तेमाल कैसे किया जाने वाला है। अगर बिजनेस के ग्रोथ के लिए किया जाने वाला है तो उस तरह की फंड रेजिंग अच्छी है, लेकिन अगर किसी तरह का पुराना कर्जा मिटाने के लिए या पुरानी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किया जा रहा है तो वहाँ पे हमें कई बार सोचना समझना पड़ता है। फिर मर्जर एंड एक्विजिशंस भी एक कॉर्पोरेट एक्शंस के बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि सुना होगा कि 2 कंपनियां मिल गई, जैसे कि अभी रिसेंटली HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड मर्ज हो गए। एक्विजिशन छोटे बड़े बहुत होते रहते हैं, जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो मार्केट में जा करके छोटी कंपनियों को एक्वायर कर रही होती है, फुल्ली एक्वायर करती हैं, पार्शियली एक्वायर करती हैं। तो जब ये एक्विजिशंस होते हैं तब कई बार ऐसा होता है कि जो कंपनी को वो एक्वायर कर रही है वो कंपनी मार्केट में लिस्टेड नहीं है और आपको उसकी जानकारी नहीं होती। ऐसे समय में आपको उन कंपनियों के बारे में ज़्यादा समझना होता है कि भैया आप इंक्वायर तो कर रहे हो बट ऐसा क्या फ़ायदा होगा अगले कुछ सालों में, तब ना हमको कॉन्फिडेंस आए कि हाँ ये एक्शन आपका सही है। इसलिए कॉर्पोरेट एक्शन हमारे अलर्टनेस के लिए ज़रूरी है ताकि उस पर बेसिस होकर के हम आगे और उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकें और कंटिन्यू कर सकें। क्वार्टरली रिजल्ट, अगेन देखिए क्वार्टरली रिजल्ट हर 3 महीने में हर कंपनी का आता है और हर कंपनी को कंपलसरी देना होता है, जो भी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। और इन क्वार्टरली रिजल्ट में कंपनी ये बताती है कि हमारा परफॉर्मेंस कैसा रहा है इस क्वार्टर के वर्सेस प्रीवियस क्वार्टर और इस क्वार्टर ईयर वर्सेस प्रीवियस क्वार्टर ईयर। सो इससे हमको कंपनी की प्रोग्रेस समझ में आती है कि कंपनी किस तरह से ग्रोथ कर रही है, किस स्पीड में ग्रोथ कर रही है। देखिए ग्रोथ तो हर कंपनी, अच्छी कंपनी कर रही होती है, लेकिन ज़्यादा प्रॉफिट या ज़्यादा शेयर का प्राइस उस कंपनी में बढ़ेगा जो जितनी ज़्यादा रेट से ग्रो करेंगी। यानी कि जिनके EPS अच्छे बढ़ रहे हैं, अर्निंग पर शेयर, जिनकी प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी हो रही है, जिनकी रेवेन्यू में अपटेक अच्छा आ रहा है, जो मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप क्वार्टरली रिजल्ट में ही समझ सकते हो। और कंपनी की आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आप ये सब चीज़ें कैसे करोगे। इस चैनल से जुड़े रहिए, हम ये सारे फंडामेंटल एनालिसिस मेरे शेयर के और आपके भी कई शेयर के जो आप चैट में बोलोगे, कोशिश करेंगे उनको जल्दी से जल्दी कवर करने की। और लास्ट में आता है कॉन्फ्रेंस कॉल। देखिए इससे भी ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें होती है फंडामेंटल एनालिसिस में, बट कॉन्फ्रेंस कॉल बहुत इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से है, क्योंकि ये एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है या एक तरह के डॉक्यूमेंट के फॉर्म में आता है वेबसाइट पे, NSE की और कंपनी की वेबसाइट पे। लेकिन ये एक तरह की कॉन्फ्रेंस मीटिंग होती है जहाँ पे कंपनी के सारे बड़े डायरेक्टर्स, बड़े चीफ ऑफिसर्स आते हैं प्रेस के सामने, रिपोर्टर्स के सामने, जहाँ पे रिपोर्टर्स के सवाल जवाब होते हैं। ये सवाल जवाब मोस्टली उन्हीं एंगल में होता है कि कैसा प्रॉफिट होने वाला है, आगे का समय कैसा दिखता है, 3 साल कैसे दिखते हैं, 5 साल कैसे दिखते हैं। और इन कॉन्फ्रेंस कॉल में कई बार डायरेक्टर एक अच्छा सा कुछ हिंट दे देते हैं या एक तरह से आइडिया दे देते हैं कि ओके कंपनी अच्छा करेगी, एवरेज करेगी, या कुछ प्रॉब्लम होने वाला है, या हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। इस तरह की इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है जिससे हमको कॉन्फिडेंस और कमिटमेंट मिलता है। अगर वो कॉन्फ्रेंस कॉल में काफ़ी पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन बाहर निकल के आती हैं तो हमें काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ हमने जो शेयर इतना एनालिसिस करके चुना है वो अच्छा है और हम उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट होता है किसी भी कंपनी का, जो क्वार्टरली रिजल्ट होता है वो यूजुअली किस तरह से नज़र आता है, तो वो एक PDF डॉक्यूमेंट की तरह आता है जिसमें हमको कंपनी के, जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे TCS का देख रहा हूँ अभी रिसेंट जो रिजल्ट आया हुआ है, तो कंपनी अपना एक रिपोर्ट कार्ड की तरह देती है जहाँ पे वो बताते हैं कि किस तरह से हमने रेवेन्यू किया, इनकम किया, हमने टैक्स कितना भरा और प्रॉफिट कितना हुआ। ये देखना हमें काफ़ी ज़रूरी होता है। ये चीज़ हमें स्क्रीनर की वेबसाइट पे भी मिल जाता है, बट ये डॉक्यूमेंट भी हमें पढ़ना चाहिए। देखिए ये डॉक्यूमेंट काफ़ी बड़ा होता है, इसीलिए हर कोई इसको उस डिटेल में, उतने डेप्थ में नहीं पढ़ पाता, लेकिन मैं मेरे रोल में ये चीज़ें करता हूँ। और इस चैनल का हम यही यूज़ करने वाले हैं कि इन सारी बड़े बड़े रिपोर्ट्स की छोटी समरी, स्मॉल इन्फॉर्मेशन, क्रिस्प इन्फॉर्मेशन इस चैनल के थ्रू मैं आप लोगों तक पहुँचाऊँ। दूसरा, जैसे कि मैंने बोला कॉन्फ्रेंस कॉल। अब अगर कॉन्फ्रेंस कॉल के भी ये भी डॉक्यूमेंट वेबसाइट्स पे आती हैं, यूट्यूब पे इनके बड़े बड़े वीडियोस होते हैं, 1-1 घंटे की ये मीटिंग्स होती हैं, मैं पूरी सुनता हूँ और इस चैनल के थ्रू मैं इन सारी इन्फॉर्मेशन को समराइज़ करके इस चैनल में डालने की कोशिश। यहाँ पे मैं 1 मिनट का पॉज लूँगा और ये पूछूंगा कि आप जो भी यहाँ तक के वीडियो देख रहे हैं, अगर आप इतनी फंडामेंटल एनालिसिस आज तक करते आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने इतनी अंडरस्टैंडिंग, इतनी डिटेल एनालिसिस नहीं की हुई है, ये चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ज़रूर इस चैनल में ऐड हुई है, क्योंकि हम आगे जा करके हर बड़ी कंपनी और हर वो कंपनी जो न्यूज़ में होती है या वो कंपनी जो लोगों को जिन पे क्वेश्चंस होते हैं, हम उनको इस तरह के फंडामेंटल एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे और उनके इंडिविजुअल वीडियोज़ भी डालेंगे। आगे मैं अगर बात करूं, जैसा कि मैंने बोला, सेकंड जो इसका स्टेप होना चाहिए वो होना चाहिए टेक्निकल एनालिसिस। लोग कहते हैं कि एक बड़े इन्वेस्टर को मोस्टली फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए, बट मेरा मानना यह है कि अगर हम टेक्निकल को थोड़ा सा मेहनत करके समझ लें तो हमारा फ़ायदा ही होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। हमें ज़्यादा कुछ नहीं समझना है, हमें बस हल्का फुल्का चार्ट और उसके चार्ट पैटर्न्स और उनका जो बिहेवियर है वो समझना होता है। टेक्निकल एनालिसिस में किसी भी कंपनी के जो चार्ट हैं, जो प्राइस हैं, जो वो मूव हो रहे हैं, उनके जो चार्ट फॉर्म्स होते हैं उनको स्टडी करना होता है। ये हमको
कब हेल्प आता है? ये जब भी हम एंट्री करना चाहते हैं, एंट्री करने के बाद कुछ और शेयर ऐड करना चाहते हैं, या एक टाइम पे हमें कुछ प्रॉफिट बुक करना है, हमें ट्रिम करना चाहते हैं, या हम कंप्लीट एग्जिट करना चाहते हैं, तो उस समय अगर हमारे पास टाइम है थोड़ा सा एनालिसिस करने का, तो ये एनालिसिस हमको उस समय काफ़ी हेल्प करती है। आइए देखते हैं। मैं यूजुअली प्रीफर करता हूँ tradingview.com, जहाँ पे मोस्टली इन चार्ट्स को मैं एनालाइज करता हूँ। तो अभी मैं वही TCS का एक एग्जांपल लिया हूँ। हमें बस ये याद रखना पड़ेगा, क्योंकि हम एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, हमें लॉन्ग टर्म के चार्ट्स देखने पड़ेंगे। मिनट्स के चार्ट या इंट्राडे चार्ट्स इतने हेल्पफुल नहीं होते। डे चार्ट हम थोड़े टाइम के लिए देख सकते हैं, बट मैं प्रीफर करता हूँ वीकली चार्ट्स। वीकली चार्ट्स में आपको एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड समझ में आता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन समझ में आती है, जहाँ पे आप एंट्री एंड एग्जिट का सोच सकते हैं। जैसे कि आप अभी देख पा रहे हैं, ये ऑलमोस्ट पिछले 3 साल का चार्ट है, वीकली चार्ट है, जहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि लास्ट टाइम जो रेजिस्टेंस था वही लाइन आज भी TCS के लिए रेजिस्टेंस बना हुआ है, इसके ऊपर शेयर नहीं जा रहा। लास्ट टाइम जो एक सपोर्ट की तरह दिख रहा था, एक टाइम पे वो सपोर्ट ब्रेक हुआ था। जब सपोर्ट ब्रेक हुआ था, मैंने वहाँ पे कुछ एंट्री की थी, बट देन जब वो इस सपोर्ट पे वापस ऊपर आया, अब वो मीडियम रेंज में ऑलरेडी आ चुका है। सो ये हमको एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट या प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट का काफ़ी हेड्सअप देता है, ये हमें देखना होता है। सेकंड, हमें देखना होता है प्राइस वॉल्यूम एक्शन। तो जो शेयर का वॉल्यूम मूवमेंट किस तरह से हो रहा है। कई बार ऐसा होता है कि हाई वॉल्यूम में शेयर्स खरीदे या बेचे जाते हैं, जो कि यही चार्ट्स में हमको यहाँ पे दिखाए जाते हैं कि कब हाई वॉल्यूम शेयर्स खरीदे या बेचे गए। तो जब हाई वॉल्यूम मूवमेंट होता है, तब ट्रेंड भी उतना ही स्ट्रांग आता है। आप अगर देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे जब ये टाइम आई थिंक ये जो अक्टूबर का 2020 का मंथ था, यहाँ पे आप देखिए ये बहुत हाई वॉल्यूम में TCS में बाइंग हुई थी, ऑलमोस्ट 64 मिलियन। तब जब यहाँ पे बाइंग हुई थी, एक अच्छा स्ट्रॉन्ग कैंडल बना था, एंड वहाँ से एक अच्छी रैली आई थी, और वो रैली आज भी कंटिन्यू हो रही है। सो कई बार आपको इस तरह के जो स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर्स होते हैं, आपको एंट्री और एग्जिट में काफ़ी हेल्प करते हैं। थर्ड होता है हमारा CMP करंट मार्केट प्राइस, और RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये भी अगेन मैं यहाँ पे ट्रेंड देखने की कोशिश करता हूँ वीकली चार्ट में और मंथली चार्ट में, कि कब ये RSI जो है ये मुझे ओवरसोल्ड या ओवरबॉट कैटेगरी का इन्फॉर्मेशन देता है, जो कि अगेन हमें हेल्प होती है एंट्री और एग्जिट में। सो ये मेजरली मेरा टेक्निकल एनालिसिस का एक पार्ट होता है, जो कि हमें सीखना चाहिए, और हम आगे जा करके इन एनालिसिस को सीखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू और किसी पर्टिकुलर शेयर के थ्रू। थर्ड सेगमेंट जो मैंने बोला था कि मैं लास्ट में रखूँगा, बिकॉज कई बार आपने कई वीडियोज़ और कई ऐसे क्लासेस सुने होंगे जहाँ पे फंडामेंटल टेक्निकल की बातें होती हैं, लेकिन ये भी है कि हमें सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए, जिसको हम इंट्रोस्पेक्ट बोल सकते हैं। हम किस तरह के इन्वेस्टर हैं, हमारा रिस्क एपेटाइट कितना है। ज़रूरी नहीं है कि मैं 1 लाख रुपए लेकर के मार्केट में घुसता हूँ और मैं चैन की नींद सो सकता हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि दूसरा वाला बंदा अगर 1 लाख लेके घुसता है, हो सकता है उसके वो 1 लाख जीवन भर की कमाई है। सो रिस्क एपेटाइट हमें समझना होता है कि रिस्क, और हम इसको आगे जा करके क्वांटिफाई करने की भी कोशिश करेंगे कि रिस्क हमें कितना लेना चाहिए। बेस्ड ऑन, वो डिपेंड अगेन करता है इंडिविजुअल्स पे, हम कितना कन्विंस हैं कि ये शेयर अच्छा परफॉर्म करेगा, और किस पॉइंट पे हम अगर गलत पॉइंट प्रूव हुए तो हम हमारे कन्विक्शन को साइड करके उससे एग्जिट लेंगे। ये भी हमें पता होना चाहिए। टाइप ऑफ इन्वेस्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमारी एज क्या है। 60 ईयर्स के कोई इन्वेस्टर हैं, उनका एक इन्वेस्टिंग का जो पैटर्न है वो 20 ईयर के इन्वेस्टर की तरह हो सकता है, लेकिन होना नहीं चाहिए, क्योंकि 20 ईयर्स वाले के पास पैसे कम होते हैं, बट उसके पास इन्वेस्टिंग टाइम ज़्यादा है। उसके पास अभी 20-30 साल हैं, अगर वो चाहे तो इन्वेस्टिंग करके रख सकता है। वहीं अगर एक 60 ईयर का कोई इंडिविजुअल है और वो इन्वेस्ट करना चाहता है, हो सकता है उसके पास काफ़ी अच्छे सारे फंड्स हैं, क्योंकि उन्होंने लाइफ टाइम में पैसे एक्यूमुलेट किए हुए हैं, रिटायरमेंट का कोई बड़ा पैसा है, बट देन उनके पास उसको यूटिलाइज करने के लिए उस तरह अच्छे रिटर्न्स और सेफ रिटर्न्स मिले। वहाँ पे वो रिस्क उतनी ज़्यादा नहीं ले सकते, नहीं लेना भी चाहिए। फिर एक तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं एक्टिव, जो कि हमेशा मेरी तरह हर 2 महीने 3 महीने में अपने पोर्टफोलियो को बहुत ध्यान से एक एक कंपनी को स्टडी करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, सारा कुछ एक्टिवली ट्रैक करना, और बेसिस दैट आप उनमें डिसीजंस भी लेना, एंट्री एग्जिट, एवरेजिंग अप, एवरेजिंग डाउन, एवरीथिंग। पैसिव इन्वेस्टर होते हैं जो शायद ले लेते हैं, 3 महीने में कभी एक देख लिया, 6 महीने में कभी एक देख लिया, न्यूज़ क्या चल रही है थोड़ा सा सुन लिया, वो पैसिव इन्वेस्टर होते हैं। लेकिन मेरा मानना है हर किसी को एक्टिव इन्वेस्टर होना चाहिए। और जो तीसरी कैटेगरी होती है, जो होती है भूला, ठीक है, ये जो कैटेगरी है, ये वो लोग होते हैं जो शेयर ले लेते हैं और सोचते हैं कि आंख बंद करके भागेगा, 10 साल 20 साल मुझे शेयर नहीं देखना है। ये कैटेगरी के इन्वेस्टर आपको नहीं बनना है। और अगर आप हैं तो इस चैनल के माध्यम से मैं कोशिश करूंगा कि आप एक एक्टिव इन्वेस्टर में कन्वर्ट हो जाए, बिकॉज आपने क्या खरीद रखा है, कितने पैसे लगा रखे हैं, आपको उसकी इन्फॉर्मेशन ऑन द टिप ऑफ हैंड होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए आपने कहाँ क्या इन्वेस्ट किया हुआ है। इसीलिए ये मेरा इंट्रोस्पेक्ट कैटेगरी ऑफ एनालिसिस है, जहाँ पे हमें खुद को एनालाइज करना चाहिए। सेकेंडली, हमको हमारे पोर्टफोलियो को एक रेगुलर इंटरवल में एनालाइज करना चाहिए। हमारे पोर्टफोलियो में कितने शेयर्स हैं, डेफिनेटली कई लोग कई शेयर्स रखते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप अच्छे से एनालाइज कर सकते हो। 100 शेयर आपके पोर्टफोलियो में हो सकते हैं। अगर आप 100 शेयर को पढ़ने का, स्टडी करने का टाइम रखते हो, कैपेबिलिटी रखते हो, स्किल है आपके पास, आप करो। लेकिन अगर आप लिमिटेड आपको नॉलेज है तो बेहतर है उतने ही रखो जितने आप पढ़ सको, समझ सको और इन्वेस्ट कर सको। सो पोर्टफोलियो रिव्यू बहुत ज़रूरी है।
और फिर उसके बाद भी कई बार ऐसा होता है कि शायद हमने जो सोचा होता है वो शेयर नहीं चलता। 10 शेयर हमने खरीदे हैं, 9 अच्छे चले, एक नहीं चल रहा है, तो हमें टाइम के साथ उसको रिव्यू करके उसको कट डाउन करके कहीं और वो पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। बिकॉज पैसा हमारे पास हमेशा लिमिटेड होता है, हमें उसको सही जगह पे कोशिश करनी है कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट जितनी हमारी नॉलेज है हम वहाँ लगा सकें और रीबैलेंसिंग करें। इसको रीबैलेंसिंग बोलते हैं कि एक जगह से हटा के दूसरी जगह लगाना। रीबैलेंसिंग में आता है हमारे जितने भी डिफरेंट टाइप के मार्केट कैप्स हमने समझे, उस अलग अलग कैप्स में बैलेंस होना, डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्री, उनमें एक बैलेंस बने रहना। कई बार कई इंडस्ट्रीज लोगों को समझ आती है, कई लोगों को नहीं समझ आती है, तो उस हिसाब से अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस बना के रखना। ये हमारा पूरी तरह से एक इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस है। और ये पूरे सेगमेंट को, जो कि काफ़ी लंबा वीडियो है, बट ट्रस्ट मी, आपको ये वीडियो आपने अगर एक बार देख लिया, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ आप 10 बार ये वीडियो देखोगे, क्योंकि आपको बार बार इन चीज़ों को रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी जब भी आप कोई नया शेयर ले रहे हो या नया इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। अभी तक यहाँ तक अगर आपने इस वीडियो को सुना है तो यकीन मानिए, जो मैंने ये चैनल का नाम रखा है डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर, ये चैनल का नाम मैंने आप पे रखा है क्योंकि आप में डिसिप्लिन है। आपने जो चीज़ शुरू की वो ख़त्म करने की आप में डिसिप्लिन है, और उसी वजह से आपने ये वीडियो काफ़ी आगे तक सुना। अब हमें इस चैनल का जो दूसरा नाम है इन्वेस्टर, उसकी जर्नी में जाना है, जहाँ पे हम अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर की तरह डेवलप करेंगे। डेफिनेटली कई लोग बिगिनर्स होते हैं, नए नए होते हैं, कई बार गलतियाँ होती हैं। हम कोशिश करेंगे आपस में मिल के एक दूसरे को सपोर्ट करके गलतियों को करेक्ट करें और सही इन्वेस्टमेंट करें और अच्छी इन्वेस्टमेंट करें। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और जल्दी ही मैं नए वीडियो के साथ आता हूँ। मेरे मोस्टली वीडियोस एजुकेशनल होंगे, स्टॉक्स को रिव्यू हम करेंगे, बट एजुकेशन और प्रोसेस पे हम ये चैनल को ज़्यादा डेवलप करेंगे। थैंक यू एवरीवन।